मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ टीजीटी का जो मामला है वो लंबा खिंचा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है जल्दी से ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाए। एक तो पहलू ये है कि वो जल्दी चाह रही है, दूसरा पहलू ये है अगर वो चाह रही है तो डॉक्यूमेंट जल्दी से जो अटर्नी है, एडीजी या डीजी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ क्यों प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं कोर्ट को, और इसलिए कोर्ट उनको बार बार डेट दे रहा है। आज मैं 3 मुद्दों पे बात करूंगा टीजीटी के केस में। इंपॉर्टेंट क्या है, एस्टेट का मामला है, दूसरा आपका एज रिलैक्सेशन है, तीसरा आपका प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल से। अब देखिए इसमें पहला जो देखिए पहली तो बात क्या है कि 7471 पोस्ट है टोटल टीजीटी के लिए। उसमें क्या है, ये सिविल रिट पिटीशन लगी हुई है, सीडब्ल्यूपी सिविल रिट पिटीशन, बहुत सारी रिट पिटीशन है यहां से लेके यहां तक, और ये है जिसकी डेट 15 दिसंबर भी दे चुका है कोर्ट एक केस में, तो एक में 17 को कल ही सुनवाई हुई है, ठीक है। अब उसकी डेट भी दे दी है कोर्ट ने। इसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक से सरकार के जो भी काउंसलर हैं उनके द्वारा प्रेजेंट नहीं किया गया है, और डेफिनेटली सरकार का जो रुख है वो ये है कि केस को थोड़ा और लंबा खींच दिया जाए, ठीक है। लेकिन डेफिनेट जो कैंडिडेट है आपके फेवर में जाएगा जो एचटेट का मामला है। मैंने हर एक कोर्ट केस की जो भी है पीछे से जो चला आ रहा है केस उनको अच्छी तरह तय में जाके देखा है कि कैंडिडेट के फेवर में जाएगा। क्यों जाएगा सुनिए उसका पहला रीजन। अब देखिए दूसरा मामला है एज रिलैक्सेशन का, ठीक है, नो जॉब सर्टिफिकेट का है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट का है, सेंटर वर्सेस स्टेट का है, फिर आपका बीसीए एससी जनरल कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया है और वो एज रिलैक्सेशन डिमांड कर रहे हैं। तो हो सकता है इन कैंडिडेट के लिए थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, बीसीए बी या एससी के कैंडिडेट ने जनरल में अप्लाई किया है और क्या किया है, एज रिलैक्सेशन की वो डिमांड कर रहे हैं। अब क्या होगा, उनको फी रिलैक्सेशन तो दे दिया गया था नो डाउट, लेकिन एज रिलैक्सेशन हो सकता है नहीं मिलेगा, ये मैंने अच्छी तरह देखा है इसमें, और ये आपके एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जो चीजें अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट में बयान कर रखी हैं या दे रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, उसमें कैंडिडेट का क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसका पलड़ा डाउन जाता है और गवर्नमेंट का पलड़ा हाई होता है। लेकिन एचटेट के केस में सरकार का जो पलड़ा है वो बहुत डाउन है और जो कैंडिडेट हैं उनके फेवर में है। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। अब मैं बात करता हूं कि जो भी कोर्ट केस हुए हैं, ठीक है, उनमें पहले बात करते हैं एज रिलैक्सेशन पे। देखिए एज रिलैक्सेशन को मैंने एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से तय से पढ़ा है, तय में जाके उसको देखा है, फिर मैंने कोर्ट केस भी देखे हैं। अब देखिए एज रिलैक्सेशन क्या है, अप टू 52 ईयर एज हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4% आपका क्या है उसमें, आप 4% जो है आपको वो आपके फेवर में है, ठीक है ना, आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 4% का मतलब क्या है कि 8 साल तक, 1 साल का आपको आधा % मिला है, तो 8 साल तक आप ये मान के चले आपको ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जब प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको रिलैक्सेशन है। इसमें चाहे प्राइवेट स्कूल का हो चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल का हो, ये बच्चे ध्यान से सुन लेना इस चीज को, जो भी एस्पिरेंट सुन रहा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस केस में, एज के केस में दोनों कैंडिडेट जो हैं, अब मैं बात करूं चाहे वो प्राइवेट है और चाहे वो आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, इन दोनों के लिए वैलिड है। आप एडवर्टाइजमेंट में ध्यान से देख ले, एक बार मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको एक बार देखा है, बार बार उन चीजों को पॉइंट को मैंने क्लैरिफाई किया कोर्ट केस के जितने भी मामले उनसे रिलेटेड। अब यहाँ पे आप वैलिड है, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट का मतलब 4% आपको क्या है बेनिफिट है, 4%, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपके 5 मार्क्स मिल रहे हैं अगर आप नो जॉब सर्टिफिकेट क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 4% का क्या किया क्लेम किया है, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट के हों उनको मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। इवन सरकार ने उस चीज को एडमिट भी किया है कि हम उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं क्योंकि आपका जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसमें लिखा भी हुआ है रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। हर एक स्कूल आज के टाइम किसी भी शहर में देखो वो क्या है मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, ठीक है, ये आपको मिल गया है। लेकिन ये कैंडिडेट क्या चाह रहे हैं, अब इसके साथ में इनको 5% का और क्या दिया जाए बेनिफिट दिया जाए, 5 नंबर मान के चलिए इनको दिए जाए।
यहाँ पे मतलब आप नो जॉब सर्टिफिकेट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। एक साइड में आप क्या दे रहे हैं, एज रिलैक्सेशन का दे रहे हैं, जिसमें आपको मिल रहा है 4% का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब एज रिलैक्सेशन आपका वो एडमिट कर रही है सरकार, वो डिनाई नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी साइड में यही कैंडिडेट बोल रहे हैं 5% और दें रिलैक्सेशन, मतलब 5 मार्क्स हमारे ऐड हों, जिसमें आप नो जॉब सर्टिफिकेट। अरे देखिए, नो जॉब सर्टिफिकेट आप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है। उसमें बहुत सारे ऐसे रिकॉग्नाइज और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जिनकी जो सैलरी है वो इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट, जो उनका पे स्केल है ना, गवर्नमेंट स्कूल के पे स्केल के बराबर है। तो आपको नो जॉब सर्टिफिकेट जब आप कैसे देंगे इसको, और 5% आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, कुछ न कुछ ये होगा कि कैंडिडेट के फेवर में नहीं जा सकता, लेकिन ये तो फेवर में जाएगा। एज रिलैक्सेशन का मामला डेफिनेट जाएगा, लेकिन ये हो सकता है जो जिस भी कैंडिडेट ने कोर्ट केस लगाया है वो उसके फेवर में ना हो, क्योंकि एक साइड में आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं, दूसरी साइड में आप नो जॉब सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तीसरी इसमें गलती क्या हुई है कैंडिडेट से, वो मैं डिस्कस करूंगा। तीसरी गलती ये हुई है कि जब आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था, उन कैंडिडेट ने क्या किया, वेरीफाई नहीं करवाया एज के लिए। अगर वो, और दूसरी चीज, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो प्राइवेट स्कूल का है या एडेड स्कूल का है, जिसका भी आप एज रिलैक्सेशन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से क्या हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, इनसे क्या हो, आपका एज सर्टिफिकेट जो मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इनसे ऑथेंटिकेट हो, इन्होंने वेरीफाई किया हो। ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें। और कैंडिडेट ने कुछ ने तो ऐसे ही अपलोड कर दिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्कूल से बनवाया और डायरेक्ट अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको वेरीफाई करवाना है वहां पे, बकायदा ये उसमें लिखा हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। चलो, ये मामला ठीक है भाई, इनको ये मिल जाएगा, पर इसमें क्या है, कहीं ना कहीं डाउट है। सरकार इसमें क्या करेगी, कैंडिडेट की तरफ या तरफदारी नहीं करेगी और सरकार सीधी बोलेगी नो जॉब सर्टिफिकेट लाके दो हमें। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एनेक्सर 10 सरकार ने दिया है। एनेक्सर 10 जो दिया है, अब सुनना ध्यान से, जो भी कैंडिडेट एनेक्सर 10 जिन्होंने फिल किया है, एनेक्सर जो 10 है वो फिल किया है, उसमें चाहे वो गेस्ट टीचर है, चाहे वो एडोक है, ठीक है, चाहे वो डेली बेसिस पे है, ठीक है ना, ये जो कैंडिडेट हैं इनका आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य है किसमें, एज रिलैक्सेशन में। आपका 5% नो जॉब सर्टिफिकेट में आपका मान्य नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ये मैंने बता दी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो प्राइवेट स्कूल का भी क्या होगा, आपका मान्य होगा, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज स्कूल हो, बस ये ध्यान रखना आपको। अब ये कैंडिडेट के क्या है, जो 52 ईयर एज तक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनके फेवर में जाएगा ये, नो डाउट, क्योंकि 52 साल की उम्र तक उन्होंने मांग रखा है। और प्राइवेट का बकायदा अनेक्सर में आप देख सकते हैं, प्राइवेट स्कूल का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिमांड कर रखा है सरकार ने। वहां भी हो सकता है सरकार जो है ढीली पड़ सकती है, क्योंकि उसने क्यों अनेक्सर लगाया वहां पे, अनेक्सर आप क्यों दे रहे हैं पहले से, ठीक है। दूसरी चीज, एचटेट और स्टेट, आप देखिए एचटेट में क्या किया, दो तरीके के आप देश में, प्रदेश में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। 2015 में जिन कैंडिडेट ने एचटेट क्वालिफाई किया था और 2022 में जिन कैंडिडेट ने या 21 में जिन कैंडिडेट ने आप जो भी एचटेट क्वालिफाई किया था, ये तो आपने कर दिया लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और इन कैंडिडेट का क्या कर दिया आपने, कैंसिल, ठीक है। आपने फॉर्म फिल करवा लिए सरकार ने, ठीक है, फॉर्म फिल करके जो भी इनका एग्जाम है वो ले लिया, और अब आप इनको डिनाई कर रहे हैं। एक बार एंट्री, एक बार एग्जिट, फिर एंट्री, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप जब राइट टू लाइफ का मामला है, आर्टिकल 21 का मामला है, और राइट टू, ये मान ले इक्वालिटी का मामला आर्टिकल 14 का मामला है, ठीक है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स, आर्टिकल 15 और 16 भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और राइट टू इक्वालिटी का मामला, राइट टू लाइफ का मामला है, तो डेफिनेटली सरकार तो इसमें फंसेगी, इस मामले में सरकार फंसेगी। सरकार के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। मैंने जो टीजीटी की आप एडवर्टाइजमेंट देखी उसमें अच्छी तरह उसको पढ़ें, पेज नंबर 12 से लेके पेज नंबर 18 इतना इंपॉर्टेंट है, आप उसमें देखेंगे ना, हर एक चीज एक्सप्लेन करके वहां पे लिख रखा है कि एचटेट क्या है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में है, मतलब वो आपका स्टेट होना चाहिए, लेकिन वहां पे ये नहीं लिख रखा
कब से कब तक का एस्टेट वैलिड है, लाइफ टाइम वाला है नहीं है, तो सरकार इसमें हारेगी, ये तो गारंटी है। तो कैंडिडेट के फेवर में जाएगा और आप इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी का मेन मुद्दा बना हुआ है। मैंने जितने भी यूट्यूबर हैं, एजुकेटर हैं, उनको एक्सप्लेन जो किया गया है वो गोलमोल कर रहे हैं। एस्टेट के मुद्दे में आप ये मान के चले ऑल आर इक्वल। राज्य राज्य किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है आप 2022 वालों को लाइफ टाइम दे रहे हैं, हो सकता है 2024 में आप बोल दे कि नहीं 7 साल का है। ये डुगडुगी वाला जो खेल है ना, ये ना खेले। जो डुगडुगी आप बजाते हो, कभी 5 साल, कभी 7 साल, कभी 8 साल। अरे एस्टेट अगर किसी ने क्वालिफाई कर लिया, वो कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई किया है, तो उसको लाइफ टाइम कर दो सभी कैंडिडेट को। अरे यूजीसी, सीएसआईआर ये भी तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड मानते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? और एस्टेट कौन सा आप बहुत वो मान रहे हो कि आप बार बार कैंडिडेट के पैसे लग रहे हैं। आप देखिए, इकोनॉमिक लॉसेस है कैंडिडेट को, टाइम लॉसेस है कैंडिडेट को, पोटेंशियल लॉसेस है, बार बार पढ़ना। तो ये देखिए 2015 में, 2022 में, भाई 7 साल में ऐसा क्या हो गया? 7 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपने इसको लाइफ टाइम कर दिया और इसको नहीं किया? क्यों? सरकार तो आप ही की थी। 2014 के बाद आपकी सरकार जो आई है और अब तक आपकी सरकार है। ऐसा थोड़ी ना होता है। राइट टू लाइफ का मामला है, इक्वालिटी का मामला है, डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, डेफिनेटली सरकार इसमें हारेगी। और आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूं, सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस चीज को लेके। क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ी, उसमें लिख रखा है कि एस्टेट आपका क्वालिफाई हो, ना तो उसमें ये लिख रखा है कि लाइफ टाइम का हो, ना ये इसने लिख रखा है कि 2015 से 2000। आप अपनी तरफ से कोई सॉफ्टवेयर बना देंगे, उसमें डेट दिखा देंगे, इस डेट से, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं चलेगा। और डेफिनेटली ये कैंडिडेट के फेवर में जाएगा ये मामला। और आप मेरे से लिखवा के ले लो, 110% कैंडिडेट के फेवर में ये मामला है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे सेंटर वर्सेस स्टेट का मामला है। सुनिए, इन कैंडिडेट ने क्या किया है, जो मैं देख पाया हूं, इन कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस 2 तरीके से बनता है। एक तो ईडब्ल्यूएस बनता है स्टेट के लिए, एक बनता है सेंटर के लिए। इन कैंडिडेट ने सेंटर वाला ईडब्ल्यूएस लगा दिया है। तो स्टेट वाला आपसे डिमांड किया गया था, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि सेंटर का ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो बाहर के हैं, वो तो वैसे ही आउट हो जाएंगे, उनकी तो आप डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है। अगर कोई कैंडिडेट रियल में हरियाणा का है और बीसी ए या बी में से है और उसने लगा दिया है, तो ये उसके डाउट में जा सकता है। लेकिन फिर भी हो सकता है उसको जो सरकार है कोर्ट के थ्रू उसको रिलैक्सेशन दे दे कि आप अपना बीसीए का, बीसीबी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दीजिए 2023 का, 22 और 23 का अगर वो प्रोड्यूस कर देगा तो वो उसके फेवर में जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस का मामला थोड़ा पेचीदा है। ईडब्ल्यूएस सेंटर में अलग से पैमाना है, स्टेट में अलग से पैमाना है। इन कैंडिडेट का थोड़ा सा डाउट जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस में ये डाउन पड़ जाए ये कैंडिडेट, क्योंकि वहां पे जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वो अलग है, स्टेट में इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या आपका अलग है। ठीक है। दूसरी चीज, अब कुछ कैंडिडेट ने क्या गलती की है और वो कोर्ट में भी चले गए हैं। उसमें क्या है, देखिए, कैंडिडेट बीसीए या एससी से हैं, जनरल उनकी कैटेगरी में सीट नहीं थी, उन्होंने जनरल से फॉर्म फिल कर दिया। अब वो क्या मांग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि आप फी कंसेशन आपको मिल जाएगा, कंसेशन आपको मिल जाएगा, बट ये जो है ना एज रिलैक्सेशन आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा रुख जो है कैंडिडेट की तरफ का फेवर जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, फी कंसेशन भी ले लिया और एज रिलैक्सेशन भी लेने की कोशिश में। ऐसा नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़िए उस चीज को। आपको सिर्फ फी कंसेशन जब दे दिया गया तो एज में आपको कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। भले ही आप किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ जो चीज एडवर्टाइजमेंट में अच्छी से लिखी हुई है ना, तो उनमें क्या होगा, टस से मस नहीं होंगे वो। ये ध्यान रख लेना, कितने भी कोर्ट केस लगा लो, जो एडवर्टाइजमेंट में अगर वो लिख दिया तो वो वहां पे टस से मस नहीं होते। हाँ, एस्टेट के मामले में सरकार जरूर फंस गई है, क्योंकि एस्टेट के मामले में सरकार पक्का हारेगी। और यही हार का कारण अब मैं बता देता हूं, हार का जो इतना लंबा चला हुआ है ना, ये सिर्फ हार का ही आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि उसको कैसे उस चीज को डिफेंड करे। क्योंकि कोर्ट इस चीज जो भी है, गवर्नमेंट जो है एस्टेट के मामले को, स्टेट के मामले को डिफेंड ही नहीं कर पा रही है। 7 साल क्यों?
और लाइफ टाइम क्यों, उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तुरंत जो वकील हैं या लॉयर हैं या काउंसलर है वो तुरंत बहुत सारे अनुच्छेद का क्या कर देते हैं, बखान कर देते हैं, 21 का, 14 का, 15 का, 16 का। आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी कैंडिडेट को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जितना होगा हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई आपको क्यूरी है इससे रिलेटेड या कोई आपको लगता है कि कहीं ना कहीं और भी हमें लगता है कि उसमें एंट्री हो या कैंडिडेट ज्यादा समझते हो उसके बारे में और हो सकता है वो कोर्ट केस का मामला हमारे तक ना पहुंचा हो, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नविता क्लासेस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जो भी चीजें प्रेजेंट करते हैं, जब तक हमारे हाथ कोई चीज ना लग जाती, पुख्ता सबूत ना होते या मैं उसकी अच्छे से स्टडी ना कर लूं कि क्या उसकी बैकग्राउंड है और क्या कमिंग में केस चला हुआ है और करंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, तो उस पर मैं तब तक कोई काम नहीं करता। इस पे मेरे पास अच्छी इंफॉर्मेशन थी, मैंने उस पर थोड़ा टाइम लिया, 2-3 दिन का टाइम लिया, मैंने हर एक चीज को खंगालने की कोशिश की। तब मुझे पता लगा कि एस्टेट के केस में सरकार हारेगी, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और मैं गारंटी देता हूं, जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे काम चला हुआ है ना, उन कैंडिडेट को बाहर करने का काम चला हुआ है और जल्दी ही आपका रिजल्ट आएगा। मैं ये मेरे से लिखवा के ले लो, क्योंकि जो भी वर्क चला हुआ है वो बैकग्राउंड में चला हुआ है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड। क्योंकि 7471 पोस्ट हैं, लगभग मान के चले 30,000 कैंडिडेट भी अगर हैं इसमें, 15,000 30,000 कैंडिडेट भी अगर हैं, तो इतना बड़ा चौड़ा लंबा मामला नहीं है। और इसी टाइम ये सरकार को इसका टाइम भी मिल रहा है कोर्ट केस के सहारे से, और दूसरा वो आराम से इसका रिजल्ट निकाल देगी, क्योंकि एस्टेट में इतने ज्यादा सबूत उसके पास नहीं है। और मामलों का हो सकता है केस लंबा चल सकता है, रिजल्ट वो डिक्लेयर कर देगी। सरकार के हाथ में ये चीजें होती हैं, अगर एक केस सुलट गया तो सरकार उसका रिजल्ट जारी कर देगी और कोर्ट को बोल देगी इसको हम थोड़ा लंबा चेक करेंगे, उनको टाइम दिया जाए। तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आने की संभावना है और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा, ये मैं कह रहा हूं इस चीज को। नविता क्लासेस के इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।